अस्सलाम वालेकुम। शायरा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं ईक्यूएस के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वजाहत मसूद साहब और हम्माद गजनवी। न्यूट्रल सियासत, सेनेट इलेक्शन, डस्का की धुन, हमजा की रिहाई, क्या बदलते मौसम के साथ सियासत भी बदल रही है, और इसी पर बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम्माद गजनवी साहब जो है उनसे शुरू किया जाए। हम्माद साहब, सियासत बदल रही है, मौसम बदल रहा है? दोनों बदल रहे हैं लग रहा है। ये कुछ बहुत से मुसलसल वाकयात ऐसे हो रहे हैं जिससे कुछ करवट लेती हुई महसूस हो रही है हमारी सियासत। मुख्तसरन हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई क्यों, ये मौका क्यों चुना गया, यानी आप देख ही रहे हैं बाकी क्या बिसात बिछी हुई है। तो मेरा ख्याल है वो तकरीबन 20 माह के लगभग वो जेल काटी हाँ, उन्होंने, तकरीबन 2 साल। और फिर आज उनको हाँ तकरीबन, तो 2-3 दिन पहले उनका फैसला आ गया, हाई कोर्ट ने कर दिया। अच्छा, उसके बारे में लोग बातें तो कर रहे हैं, और जो ओवरऑल फजा है मुल्क की मैप के हवाले से बिलखुसूस, तो उसमें बातें होंगी भी। यानी ये डील वगैरह की तरफ जो इशारे करते हैं उसमें इसका हवाला मुसलसल लोग दे रहे हैं। तमाम हमारे भाई टीवी पर बैठे हुए और यूट्यूब चैनल पर बैठे हुए कि हमजा की रिहाई जो है वो जो भी उसका मकसद है, यानी एक तो लोग कह रहे हैं ना कि रिहाई एक किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ही हो सकती है हमारे जो हालात है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि पार्टी के अंदर यानी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसको भी शायद काउंटर करने का एक तरीका दाखिली उन्होंने इजाद किया है। ये वो देखने वाली बात है, बड़ी दिलचस्पी से देखी जाएगी, क्योंकि बहरहाल तो हमाद साहब इन्होंने कभी किसी धुंध से काम नहीं लिया। वो तो साफ ये बात कहते हैं कि हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से झगड़े को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए जहाँ के गुफ्तगू बंद हो जाए या एक बड़ा हार्ड स्टांस ले ले इस्टेब्लिशमेंट भी। ये उनका हमेशा से स्टांस रहा है, और इस दौर में भी रहा है। आपको याद होगा हमजा की स्टेटमेंट कि हम मनाते हैं उन्हें या वो हमें मना लेते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने कहा था ना। तो इस एक रिहाई हुई। अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो हमसे बहुत बेहतर आप जानते हैं कि वहां से भी फैसला जो भी आ रहा है, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशंस की सूरत में देखा इंतहाई दिलचस्प वहां पे हो रही है। क्या फैसला आता है वो भी पता लग जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज, ये जो डस्का इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टांस लिया है उसको भी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से देखा है कि यहाँ पर हमारे इदारे जो हैं उनके बारे में तो हमें कतन कोई खुशफहमी है ही नहीं, और हम तो पीटते रहते हैं। यही हमारा माथा हर दूसरे दिन होता है कि यार ये आजाद नहीं है, ये आईनी ओहदे तो हैं लेकिन देखिए इनका क्या हाल हो गया। और फिर हम फॉरेन फंडिंग केस को कभी होते हैं, कभी फैसल वाउडा की गुफ्तगू करते हैं। तो बहुत से हम इसकी मिसालें हमारे पास पिछले कई सालों में मौजूद हैं। लेकिन डस्का के इलेक्शन के बाद जो स्टांस लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके बारे में भी आरा यही पाई जाती है कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर, मैं नहीं जानता लेकिन बहरहाल लोग हैं, और हमें मालूम है, उसकी वजह हमें मालूम है कि वो क्यों करते हैं। इसलिए कि आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद है इन इदारों का, और जिस तरह वो अपने फैसले करते हैं। बल्कि परवेज रशीद का की तरफ भी मैं कि एक आदमी उसको किस तरह वो उन्होंने कहा जी आपने वाजबार दावे किए हुए, उन्होंने कहा मुझसे पैसे ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं हमने लेने भी नहीं। एक अजीब सी वो मज़े का खेल सूरत हाल है। तो मंजर सियासी जो है, अगर मुख्तसरन उसे कंक्लूड किया जाए तो वो जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, वो धुंध में लिपटा हुआ है और कुछ हो रहा है। ये बात बहरहाल तय है कि उसमें चालें चली जा रही हैं, और उसके नताइज जो हैं तो वो यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन और उसके बाद कुछ मराहल जो अगले हैं, यानी 26 तारीख तक, उसमें कई चीजें अनफोल्ड होंगी और हमें मालूम हो जाएगा
کہ بلکہ سب کو معلوم ہو جائے گا تب تو کہ انڈرسٹینڈنگ اگر کوئی ہے جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہے، اس کی نوعیت ایگزیکٹلی ہے کیا. یعنی ایک طرف تو نواز شریف سے منسلک جو لوگ ہیں، پرویز رشید اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اس کی طرف تو کوئی نرم گوشہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رکھتی ہے، یہ بات واضح ہے. لیکن کس قسم کا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی ریلیف جس طرح کا بھی ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. میرا خیال ہے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اب آگے آپ. دجات صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھند بہرحال ابھی برقرار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سچویشن ٹو سچویشن ہینڈل کیا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کے پی میں سے سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہارتی ہے، ڈسکا الیکشن جو ہے وہاں پہ اپسٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، گو کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ سب دھند لا گیا تھا منظرنامہ وہاں پہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہاں واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ شکریہ صدیقی صاحب. اگر تو موسم کے بدلنے کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو فیض صاحب نے ہم سے کہا تھا ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ روح پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. یہ دھند کا جو قصہ ہے وہ تو یہ ہو گیا نا کہ ایک ایسا لولا لنگڑا بہانہ بیان کیا گیا ڈسکا میں کہ دھند کے کا لفظ جو تھا وہ ایک استعارے کی صورت اختیار کر گیا. میری رائے میں تو اس کو سموک سکرین کہنا چاہیے. یہ سموک سکرین ہے. اس کے پیچھے جو صف بندی ہے بنیادی سیاسی کشمکش کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کہیں کہیں سے جو ہے وہ الوہی مدد بھی میسر آتی ہے. اب دیکھیں نا، پچھلے برس حاصل بزن جو انتقال فرما گئے، مشاہد اللہ خان دنیا سے پردہ کر گئے، پرویز رشید کو ہم نے ہٹا دیا، فلمسی ایکسکیوز پہ ہٹایا، اور اس پہ جو رد عمل پرویز رشید کے ان رفقا سے آنا چاہیے تھا، کیا آپ نے وہ مشاہدہ کیا؟ کم از کم میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا. میں نے ایک ٹویٹ محترم نواز شریف صاحب کی دیکھی ہے، کوئی چھوٹی موٹی اسی طرح کی بات شاید مریم نواز نے کی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کا صرف NA-75 ڈسکا کا انتخاب کالعدم قرار دینا ہی نہیں، اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ جی آرٹیکل 226 بالکل واضح ہے اور اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ اس ملک میں الیکشن کمیشن اور الیکشنز کی تاریخ جانتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ مارا عظیم کیا ہے ضعیف این زبان نبوت. ہمیں تو اس مسلی ہوئی کچلی ہوئی گھاس سے اس توانائی کی امید نہیں تھی، اور یہ توانائی جو ہے یہ داخل نہیں ہوا کرتی، اس کے پیچھے کچھ مناظر ہوا کرتے ہیں. میری رائے میں دو محاذوں پہ جو فیصلہ ساز کوفتے ہیں انہیں مایوسی ہوئی ہے. انہوں نے جب ہم دیر تک ایک بات دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں تو ہماری ذات کا ایک حصہ بھی اس پہ یقین لے آتا ہے. میرے خیال میں انہوں نے محترم نواز عمران خان صاحب کی ذات مبارکہ پہ جو توقعات باندھی تھی، ان سے جن معجزات کی امید رکھی تھی، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی، بیرونی دنیا میں ہمارا اعتماد بڑھے گا، اور لوٹے ہوئے پیسے، اب یہ نہیں معلوم کہ کس نے کس کو کتنے لوٹے ہوئے پیسے بتائے. ہر صورت اس کی بھی ایک امید تھی، لیکن ہوا یہ کہ معیشت بیٹھ گئی، اور معیشت تو ایسے بیٹھ گئی جیسے پریم چند کے افسانے میں بیل راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے. وہ آپ کو جملہ یاد ہوگا نا کہ تم نے راستے ہی میں دانت نکال دیے. اور بین الاقوامی ہماری ساکھ تو اتنی بڑھ گئی، اتنی، یعنی
हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि श्रीलंका जैसा ताकतवर मुल्क हमें ये 2 दिन में 3 दफे इज्जत देगा। यानी पार्लियामेंट के इजलास से जो है वो वजीर आजम का खिताब उठ जाएगा, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन से उनकी मुलाकात उठ जाएगी, और वो उनका एक वजीर उठ के वो बयान देगा, जिसके बाद में फिर ज़ाहिर है कि वो थोड़ा बहुत जो है वो उस पर भी कुछ धुंध फेंकी गई, लेकिन हो तो ही रहा है वहाँ पे जो होना था। बुनियादी बात यह है कि हमारे वजीर आजम ने जो इस्लामोफोबिया का बिल्कुल उसी तरह से जैसे ज़ियाउल हक साहब मुस्लिम उम्मा भेजा करते थे, दो चीजें ये जो हाइब्रिड भी इसको क्या कहना, जो समझिए कि ये जो बहुत ही पतली मलमल की कमीज पहन के ये हुस्न जलवा आरा हुआ था जुलाई 2018 में, 2 काम वो नहीं कर पाया। एक, वो मईशत नहीं चला पाया और मईशत नहीं चला पाएगा, और दूसरा हमारी जो बैनुल-अक़वामी साख है इससे पहले जो है वो बदतरीन हालात में भी कभी इस तरह से नहीं गिरी थी जैसे ये है। और तीसरा आवाम का मूड है। आवाम को तो इससे गर्ज नहीं है कि हम FATF में गए कि नहीं गए, हमारा GPS प्लस स्टेटस जो है वो रहता है यूरोपियन यूनियन के साथ या नहीं। उन्हें तो अपने ज़ाहिर के आटे दाल की फिक्र है, और उसमें उनको समझ आ रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आई बिलीव के इसमें कुछ मोहरे आगे पीछे किए जा रहे हैं। मोहतरम आसिफ जरदारी, जिनका पंजाब में स्टेक नहीं है और पंजाब बेस है उन कोफ्तों की, जो फैसला साज खुद को समझती हैं, मेरे ख्याल में फॉर द टाइम बीइंग आसिफ जरदारी का किरदार कुछ पहले से बहुत बड़ा हुआ नजर आएगा। और मुस्लिम लीग इस वक्त जो है वो अपनी बेस को कायम रखते हुए इसी पे इक्तफा करेगी कि उन्हें बहुत ज्यादा दीवार के सामने लगाया जाए, कम से कम उनकी जो सियासी स्पेस है उनकी वो उतनी उनकी बच जाए। आई बिलीव के मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, जो मौक़िफ़ है, वो भले उसमें कोई जौहरी तब्दीली नहीं आई, लेकिन वक्ती तौर पे उन्होंने जरा थोड़ा सा झुकाव देने का, जरा थोड़ा एक कदम पीछे हटने का फैसला किया है। और ये बुनियादी तौर पर उसकी एक ही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है उस ट्रांजिशन का, आपने सुन लिया होगा मियां इमरान खान साहब ने जो है वो अभी कल फिर कहा कि 10 साल के अंधेरों में कर्जे बढ़े। इमरान खान साहब के दिमाग आलिया में वो 10 साल फंसे हुए हैं 2008 से 2018 तक के, इसलिए कि एक तो ये है कि उनकी यानी उनकी तहदीदात भी तो देखिए ना, 10 साल से ज्यादा तो वो सोच भी नहीं सकते, यानी उनको तो वही 10 बरस का मालूम है ना, उनको उससे पीछे की सियासत से लेना देना उनका तो, वो उनकी उस तरह से उनकी वारदात का, जाती वारदात का हिस्सा नहीं है जो इस मुल्क के लोगों पे 70 बरस में गुजरी। वो तो गेट चमका रहे थे बेचारे, अच्छा वक्त गुजार रहे थे, गुड टाइम। तो वो ट्रांजिशन जो ये सोच के 2018 में लाई गई थी कि ये अगले 10 बरस अब हमारी बारी है, जो बारियां कहते थे ना, बारियां ये रही हैं इस मुल्क पे 10 बरस जो है मियां वो साहब लोगों जान को। दो साडी बारी आन दो। और ये भी कि ये 2 जमातें आपस में बारियां लेती रहती हैं। दरअसल जो वो 2 जमातें आपस में बारियां लेती रहती हैं, उनमें से एक वो हैं जो वोट लेके बारी लेते हैं, और एक वो हैं जो वोट को कुचल के बारी लेते रहे, और वो 10 बरस की बारियां ही हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ओमन है कि 2018 से जो बारी लेनी शुरू की थी, 2020 तक आते आते उसमें या तो कोरोना की अलामात हैं या फिर नजला जुकाम बढ़ गया। नजला जुकाम बढ़ गया। मात साहब, हम देखते हैं कि जो LOC के ऊपर सीज फायर है वो पुराना फार्मूला, और फिर वो इस पे भी बड़ी बात हो रही है, और जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल, फिर ये सूरत हाल, फिर पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। और ये तहरीके इंसाफ को अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, क्यों कहते हैं वो ये बिक जाते हैं। वो मेरा ख्याल है बेबुनियाद नहीं है उनका शक, क्योंकि जो लोग बिके हैं माजी में, हमने पिछले जो 2-3 इलेक्शन बेनेट का
جو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں وہ تمام ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو پی ٹی آئی بالکل صحیح پریشان ہے, کیونکہ ان کو تو معلوم ہے کہ یہ پہلے کیا ہوا تھا, اور جو انہوں نے لوگوں کو تک نہیں بتایا ہوا, اعتراف نہیں کیا ہوا, اندر ان کو وہ بھی معلوم ہے. یعنی ان کو یقین ہے, کہ یقین کے بعد ہی تو یہ صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر, واہ اس کی واہ وجہ واہ ہے نا, کبھی وہ آرڈیننس ایشو ہوتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایک آرڈیننس ایشو کر دیتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی گئے. وہ کیا ہے یہ ٹرانسپیرنسی تو آپ کے ایجنڈے پر کہاں تھی؟ یعنی 2-2.5 سال ہم نے آپ کو, اور 2.5 سال چھوڑیے, ہم نے 7.5-8 سال, یعنی جب سے وہ حکومت ہے وہاں کے پی کے میں, وہاں تو احتساب کمیشن توڑ دیتے ہیں. آپ کا یہ جو معاملہ ہے ٹرانسپیرنسی کا, اس کے ساتھ انہوں نے کبھی نہ دلچسپی دی ہمارے دوستوں نے, نہ کوئی عملی قدم اٹھایا, نہ کہ حتیٰ زبان کو زحمت دی. یہ ایک دم ان کو یہ فیئر الیکشن کی جو خواہش پیدا ہوئی ہے, اس سے خواہش تو بڑی اچھی ہے, لیکن اس سے ہمیں سمجھ کے آئی 100% انہیں یقین ہے کہ یہ لوگ ان کو دغا دینے کے لیے پر تول رہے ہیں. کے نتیجے میں یہ اس کی آگے کیا شکل بنتی ہے, کہ جو گفتگو میں اس بات سے, تو ہم لطف لیتے ہیں یہ دھند کا ذکر کرتے, اس میں ایک بڑی سنجیدہ بات چھپی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کس موسم میں الیکشن نہیں کروایا اس ملک میں. ہر موسم میں الیکشن کروا کے دیکھ چکے ہیں, ہر سیزن میں. یعنی عمران خان صاحب کے بقول 12 سیزنز میں ہم نے الیکشن کروائے ہیں, اور آج تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے ڈھنگ کا ایک الیکشن کروانے میں. اور تمام الیکشن جن کی زیر نگرانی ہوتے ہیں, انہی سے آدمی اب سوال کر سکتا ہے نا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. 1 الیکشن, 2 الیکشن, صدارتی الیکشن, پارلیمنٹری الیکشن, لوکل باڈیز الیکشن, ریفرینڈم 2 ہم نے ریفرینڈم, کروائے ہیں اس ملک میں کئی یس دفعہ. یس یس, 2 ریفرینڈم, 3 وہ سارا 3 ایک کروائے, ہی 19 نتیجہ, میں بھی اس کروائے. 3 ریفرینڈم. ہمیں ہر دفعہ ایک ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا, ہمیشہ دھند ہوتی ہے, ہر الیکشن میں دھند ہوتی ہے. اپنی نوعیت کی دھندی تو ہوتی ہے, یہ 72 سال دھند میں ہی تو گزارے ہیں. اب اگلا الیکشن آپ کا آئے گا, چاہے وہ 6 ماہ بعد آئے, چاہے وہ 2 سال بعد آئے, جب بھی آئے گا, سب سے بڑی اس وقت غور طلب بات یہ ہے کہ کیا وہ بھی ایک الیکشن ہوگا جیسے کہ ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. اس کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بکسے وغیرہ. اب فرض کیا اس دفعہ جو الیکشن ہوا ڈسکا میں, ای سی پی نے ایکشن لیا, ہم لوگ جو جمہوریت پسند اور سمجھتے ہیں کہ یار ایمانداری سے کم از کم الیکشن تو کروا لو, یہ تو ڈیموکریٹک جو ٹریپنگز ہیں ان کا ایک سب سے پہلا اور بنیادی, یہ تو بہت بڑا کھیل ہے. یہ تو ایک کلچر ڈیولپ کرنا اور ایک وے آف لائف بنانا, تو یہ بڑے دور کے, یہ اوکھے پینڈے لمیاں نے راما عشق دیاں, آپ درست لے لیجئے کروانے کا ڈھنگ. اور اس پر تمام اداروں کو نیوٹرل ہونا پڑے گا, اسی صورت میں الیکشن ہم کیسے یقین آئے گا آپ کو اور وجاد صاحب کو, کیسے یقین آئے گا کہ نیوٹرل ہو گئی ہے, سیاست نیوٹرل ہے؟ دیکھیے ہمیں کیا یقین آئے گا. میں عرض کیے دیتا ہوں, اگر حماد بھائی اجازت دیں. جی بسم اللہ. آپ توجہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کم و بیش 5 یا 6 حلقوں میں, کے بعد دیگر سندھ میں کم و بیش 4 صوبوں میں کہیں نہ کہیں انتخابات ہوئے ہیں, تو کسی ایک نے بھی اس ادارے کی طرف, ادارہ کہیے, محکمہ کہیے, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, انگلی نہیں اٹھائی. تو سیاستدان اور سیاسی کارکن کا دماغ تو خراب نہیں ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دخل اگر نہیں دیا گیا تو بھی صاحب کی مرضی ہے, اور اگر دخل دیا جاتا تو بھی صاحب کی رضا ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز, ورکرز, آن دا گراؤنڈ پیپل, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے 2021 کے آخر تک, شاید اس کی کچھ شکل واضح زیادہ ہو جائے, میری رائے میں ہو جائے گی. اس میں ایک اچھا امکان ہے اور ایک برا امکان ہے.
अच्छा इम्कान ये है कि अगर कोई मेजर तब्दीली सेनेट के इलेक्शन के बाद इन हाउस होती है तो क्या उसके नतीजे में पीडीएम में शामिल जमातें, और मैं उसमें राइट ऑफ नहीं करूंगा पीटीआई को, बहर सूरत राइट नाउ ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा वोट तो लिए थे, जिस तरह से भी वो लिए थे, वो भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, क्या सियासी कुव्वतें वाकई मौसर इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के फ्लोर पे ड्राफ्ट करने में और मंजूर करने में कामयाब हो जाती हैं, जिससे आइंदा के लिए उस धुंध जिसे मैं कहता हूँ वो धूल जो 11 इंतखाबात में इंक्लूडिंग 1970 का पाकिस्तान के लोगों की आंखों में झोंकी गई, वो दूर हो सके? ये इम्कान हो सकता है। जो सियासी जमातें, उसमें उस वक्त जमात इस्लामी भी शामिल थी, बाकी तमाम सियासी कुव्वतें भी शामिल थी, 18वीं आईनी तरमीम जैसे पेचीदा मामले पे इत्तेफाक राय पैदा कर सकती हैं। क्या वो संजीदगी से जो है वो ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकती हैं जिससे जो है ये मामला जो है आइंदा के लिए साफ हो सके? ये मुमकिन तौर पे एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, ठीक है। और जहां आके मेरा सियास्मोग्राफ जलजले बताने वाली सुई जो है वो लरजना शुरू होती है, वो ये है कि स्टेक्स इतने बड़े हैं। ये मामला इंतखाबात का नहीं है सेनेट के या किसी और इदारे के, ये मामला किसी एक इंतखाब का नहीं है, किसी एक फर्ज की जात का नहीं है, किसी एक टाइकून के पैसों का नहीं है, जिनका जिक्र जो है वो आजकल इस्लामाबाद से लेके जो है पंजगूर तक हो रहा है। मेरे ख्याल में ये इस मुल्क की इक्तिसादियात का बुनियादी तरीन मामला है कि क्या इस मुल्क के लोगों को जमहूरी अमल के नतीजे में अपनी किस्मत के फैसलों पे अख्तियार मिल सकता है। ये इतना बड़ा स्टेक है कि मैं इस पे पुर उम्मीद होने में बहुत रिलक्टेंट होऊंगा, मुझे बहुत हिचकिचाहट होगी। कंक्लूड कीजिए। हमाद साहब जी, मैंने अर्ज कर दिया, आप फरमाइए अब हमाद भाई। मैं मालूम साहब तो मैंने ज्यादा वक्त नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की जी। मैं मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूँ, कंक्लूजन की तरफ जाइए, वक्त आपका हो गया तकरीबन। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये है कि सियासी जमातें बाहम अपने अपने तशख्खुस को कायम रखते हुए संजीदगी से ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए जिसके नतीजे में सियासतदानों को एक दूसरे को ये गाली ना देना पड़े कि साहब आप जो है ना वो अवाम को धोखा देके इंतखाब जीत के आए हैं, और उसमें कोई एक सियासी जमात को, एक सियासी फर्द को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। ये हमारी तारीख है, ये हमारी रवायत है। हम एट वन पॉइंट और अनदर कोलैबोरेट करते रहे हैं उन कुव्वतों के साथ जो अवाम के मैंडेट को म्यूटिलेट करती रही हैं, मस्क करती रही हैं। और दूसरी मेरा मसला है उसको मैं एक खास हद से आगे बयान नहीं कर सकता, और वो ये है कि नाजायज मुआशी मुफाद का दायरा इतना बड़ा और उसके स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, और उसमें सियासतदान और गैर सियासतदान और नजर आने वाले और नजर ना आने वाले इस हद तक शरीक है कि आई विल बी वेरी रिलक्टेंट कि मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी उम्मीद बांधूं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये वाले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो मेरे जैसे लोग और उम्मीद होकर सोचते हैं कि शायद हो जाए, तो शायद उस तरफ चलना हम शुरू कर दें। लेकिन आज पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जमहूरियत का क्वेश्चन ही ये है कि बिग मनी को और लोगों की उस पर्ची को जो छोटी सी होती है, गरीब आदमी की पर्ची होती है, उसको रेकनसाइल कैसे किया जाए। जिस बंदे के पास जो है वो इलेक्शन बूथ तक आने और जाने का किराया नहीं है, क्या उसका वोट और उस बंदे का वोट जो कहता है बताओ कितने बंदे खरीदना है और वो कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या मांगते हैं, मैं दे देता हूँ। तो इन दोनों को रिकनसाइल कैसे किया जाए, यही क्वेश्चन जो है वो मोदी के इंडिया में पेश आ रहा है, अमेरिका में ट्रंप को और उसके साथियों को पेश आ रहा है। यही सवाल जो है कि पाकिस्तान में भी है। हमारे यहाँ उस तरह से जो बाइडेन तो अब जीते हैं ना,
ट्रम्प की और फिर जो बाइडेन की जो कामयाबी है, तो समहाउ अभी बड़ा अच्छा लफ्ज बोला हमारे भाई हम्माद ने, जमहूरियत की ट्रैपिंग्स, जमहूरियत की ट्रैपिंग्स में जो है वो बिग मनी का दरिंदा घुस गया है हर जगह पे। और पाकिस्तान में तो ये इसलिए है कि उसके बहुत से जो फ्रीक हैं उस मामले के, उनका तो शायद हम इस तरह से जो है वो इवन यूट्यूब पे भी जो है वो अभी जिक्र भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत वो मौजूद है और उसमें बहुत वक्त लगेगा और बहुत संजीदगी दरकार है। परवेज रशीद जैसे सियासतदानों को फ्लिमजी ग्राउंड्स पे अगर सियासी अमल से बाहर कर दिया जाता है और कोई एक चलता हुआ जुमला कह के रज़ा रब्बानी की इज्जत जो है उसको कम किया जा सकता है उनकी अपनी जमात के रहनुमाओं की तरफ से, तो फिर मेरे जैसा बंदा जो है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं होगा, क्योंकि इस हमाम में जो है वो सबका मामला जो है वो काफी नाखुशगवार है। तो हमाद साहब, मेरे ख्याल में आपने वक्त की घड़ी की तरफ इशारा कर दिया। इतनी खूबसूरत दिलचस्प गुफ्तगू। अब मैंने तो बहुत देर पहले किया था, अब तो हमने फरामोश कर दिया। आगे चलते हैं, इसको आप जितना मर्जी लंबा कर हमाद भाई नाराज हो गए? नहीं, हाँ हमाद साहब कंक्लूड करें, आज चलें आप करें, कंक्लूड करें। हमाद साहब की लाइन जो है वो मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल जी देखते हैं कि दावे तो बहुत हैं कि सियासत न्यूट्रल हो रही है। मुझे याद है कि अभी हालिया हेयरिंग हो रही थी तो एक जज साहब ने अपने रिमार्क्स दिए थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीक्रेसी भी रहे और ट्रेसेबल भी हो। अब ये देखना है कि गैर जानिबदार भी रहे और जानिबदार भी हो। ये देखते हैं क्या सोच है। बहरहाल जब कभी आपको ऑफ द लाइन मौका मिले तो बता दीजिएगा कि ट्रेसिंग का एक मतलब उर्दू में खुरा भी होता है और ये खुरा हर दरवाजे तक जाता है। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ। जी सैयद फरमाइए। बिल्कुल को इजाजत दीजिए।